आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और माइक ऑन हो चुका है आज की बड़ी खबरों पर जो आपके लिए लेकर आ रही हूं। सबसे पहले आपको दिखाऊंगी वंदे मातरम पर कैसे सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। वंदे मातरम को लेकर कानून बना, लेकिन उसके बावजूद वंदे मातरम न गाने को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जो तस्वीरें सामने आई, वो युद्ध अभी थमने वाला नहीं। आज इस पर माइक ऑन, इसी के साथ माइक ऑन कर रही हूं दिमागी नक्सल पर चल रहे सियासी दंगल की। प्रधानमंत्री ने कहा देश में कुछ दिमागी नक्सल है। अब कई नेता खड़े हो गए ये कहने के हम दिमागी नक्सल हैं। बिना नाम लिए कुछ नेता खुद को क्यों दिमागी नक्सल मान रहे हैं, आज इस पर माइक ऑन है। इसी के साथ आज बात होगी नितिन नवीन की नवीन टीम की। आखिर नितिन नवीन की नई टीम यानी बीजेपी की नई संगठन की जो तस्वीर सामने आई है, क्या उस टीम से 27 का संदेश दे रहे हैं नितिन नवीन, आज इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी वंदे मातरम पर छिड़े सियासी युद्ध। वो ऐसे प्रकट कर रही थी जैसे अपराध हो। आपकी विचारधारा के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाया। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं। और सबसे पहले बात कर रही हूं वंदे मातरम पर छिड़े सियासी युद्ध की। तो वो उस तस्वीर से शुरुआत करते हैं जिस तस्वीर से लगातार एक द्वंद्व मचा हुआ है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में चल रहा था आजादी का जश्न, और उसमें जब वंदे मातरम बजा तो कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई जिसमें वंदे मातरम के दौरान आप देख रहे हैं सोनिया गांधी नाराज होती हैं, वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी खड़े हुए हैं, उनसे कुछ बात करती हैं, और उसके थोड़ी देर बाद राहुल गांधी भी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। तो ये सारी तस्वीर, अगली तस्वीर चलाइए, आप तस्वीर देखेंगे ये यहाँ पर नाराजगी है और राहुल गांधी पर सोनिया गांधी से कुछ बात करते हैं। अब बीजेपी ने इन वीडियोस को जारी करके कहा है कि ये सीधे सीधे वंदे मातरम न गाने के लिए कह रहे थे। ये क्या कह रहे थे जरा सुनिए। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से आई। वंदे मातरम को गाने का एक प्रोटोकॉल वही है जो राष्ट्रगान को गाने का है, यानी इसे लेकर कानून बनने के बाद अब इन तस्वीरों पर रार मची हुई है। आपको बताती हूं कैसे बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। वाराणसी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी ने कहने की कोशिश की कि वंदे मातरम जो नहीं गा रहे हैं वो देश के प्रति किस तरह गद्दारी कर रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन आपने वाराणसी में देखा। कुछ इसी तरह की तस्वीर हैदराबाद में भी थी। अब हैदराबाद में बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन कर वहां की सरकार को घेरा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन निकाला। ये भी आप देख लीजिए। अब आपको दिखाती हूं कि कैसे अपने ही बीजेपी शासित राज्य में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए कि राहुल गांधी देश के कानून को नहीं समझते और देश की भावना को नहीं समझते हैं, तो कुछ इस तरह से सड़क पर उतरकर नारेबाजी की।
अब इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में मंडी में बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व खुद पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने किया। अब बीजेपी अलग अलग राज्यों में कुछ इस तरह से उनके कार्यकर्ता उतरे, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। संदेश सिर्फ ये था कि कानून का भी अपमान और भारतीयता की भावना का भी अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आई, जहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो तस्वीरें आपने देखी उसे लेकर यह विरोध था। यही तस्वीर बंगाल से भी थी। कोलकाता में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, आसनसोल में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उधर सिलीगुड़ी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक टॉर्च रैली निकालकर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। क्या सोनिया गांधी ने किया राष्ट्रगान का अपमान? क्या वंदे मातरम को बीच में ही रोकने की कोशिश हुई? क्या थी सोनिया गांधी के इशारा करने की असली वजह? 15 अगस्त को जब पूरा देश वंदे मातरम के तराने गा रहा था, ठीक उसी वक्त कांग्रेस दफ्तर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने वंदे मातरम पर सियासत को गर्म कर दिया। बीजेपी हमलावर दिखी और कांग्रेस नरम। आरोप लगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने पूरे वंदे मातरम के गान को बीच में रोकने की कोशिश की। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आरोपों से घिरी कांग्रेस ने दावा किया कि सोनिया गांधी के इशारे कुर्सी के लिए थे, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही कि असल वजह क्या है, कुर्सी या फिर पूरा राष्ट्रगान? बीजेपी ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान पूरा वंदे मातरम गाया जा रहा था, लेकिन शुरुआती पंक्तियों के बाद ही सोनिया गांधी इसे लेकर असहज होने लगी। उन्होंने राष्ट्रगीत बीच में ही रोकने का इशारा किया। इन्हीं दावों के बीच बीजेपी की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें राहुल गांधी बोलते सुनाई दे रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। अब भले ही कांग्रेस इस पूरे विवाद पर सफाई दे रही हो, अपनी बात रख रही हो, दावा कर रही हो कि बिना व्यवधान के पूरा वंदे मातरम गाया गया है, लेकिन बीजेपी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वीडियो जारी कर कांग्रेस के दावों को काउंटर कर चुकी है। सवाल है कि आखिर पूरे वंदे मातरम से दिक्कत किसे है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, मुख्यालय में जो कुछ हुआ, उसके बाद बीजेपी हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर सवाल दाग दिए और वहां पर जो वीडियो सामने आया उसे भी बीजेपी ने सामने रखा, ये बताने के लिए कि सिर्फ ये नहीं था कि खड़गे जी को कुर्सी चाहिए थी, ये नहीं था कि वहां पर किसी और बात को लेकर चर्चा थी, सीधे सीधे वंदे मातरम को रोकने की कोशिश हुई। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या इसे लेकर 2 राय हैं? ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि वंदे मातरम पर कांग्रेस के अलग अलग बयान आ रहे हैं कि उस दिन मुख्यालय में हुआ क्या था।
आपको बताती हूं कि कैसे पेच फंसा है अलग अलग बयानों के जरिए। विवाद के बाद कांग्रेस के दो अलग अलग बयान आए। जयराम रमेश ने सफाई दी, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहां पर सोनिया गांधी खड़गे जी के लिए कुर्सी मांग रही थी। वो काफी देर से खड़े हुए थे और सोनिया जी ने उनके लिए कुर्सी मांगी। वंदे मातरम के दौरान कोई भी व्यवधान नहीं हुआ था, ये कहा जयराम रमेश ने। अब कांग्रेस में वंदे मातरम को लेकर कोई विवाद नहीं है, ये भी उन्होंने कह दिया। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के ही सांसद का दूसरा बयान आया, आपको वो भी बताती हूँ। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कुछ और ही दावा कर दिया। वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि हमारी नेत्री ने रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन वंदे मातरम तो पूरा चला। यानी कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने पूरा गाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रगीत पूरा चलाया गया। कांग्रेस में वंदे मातरम को लेकर अब आप देखिए दो अलग अलग बयान आए। बताने की कोशिश सांसद ये कर रहे थे कि हम शुरुआती दो पंक्तियां ही गाएंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने देखा कांग्रेस मुख्यालय के अंदर पूरा राष्ट्रगीत चला है। तो ये सीधे सीधे सवाल खड़े कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही क्या वंदे मातरम को लेकर क्या कहना है, उसे लेकर एक विभाजन है। नेताओं को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जयराम रमेश अगर कुछ कह रहे हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ खड़गे जी के लिए कुर्सी मांगी जा रही थी। लेकिन दूसरे सांसद क्या कह रहे हैं? उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हमारी नेत्री ने रोकने की कोशिश की। तो क्या कांग्रेस को पूरा वंदे मातरम गाने से ऐतराज है? सवाल यही बना हुआ है और इसीलिए इसे लेकर इस तरह की सियासत हो रही है कि पूछा जा रहा है। एक तरफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान भी आ रहे हैं। आपको सुनवाती हूं कि क्या कहा दो नेताओं ने, कैसे वंदे मातरम को लेकर अलग अलग बयान दिए। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस, उसमें कोई नहीं था। माननीय सीपीपी लीडर माननीय सोनिया गांधी जी ने बीच में कहा कि हमारा जो पंक्ति है दो पंक्ति है। उसके बावजूद भी चूंकि सदन में पास हुआ इस बार इसी सत्र में, तो हमने उसको भी पूरा किया। सदन के बातों को भी, चूंकि हम लोग कानून मानने वाले हैं, तो हमने उसको भी पूरा किया। और हमारे महापुरुषों ने जो सिखाया था, हमारी नेता सीपीपी लीडर मैडम सोनिया गांधी जी ने हमें बताने का काम किया। अब आपने सुन लिया दो अलग अलग कांग्रेस के सांसदों के दो अलग अलग बयान के वंदे मातरम को लेकर ये अनादर था या अपराध था, ये आप तय करिए। क्योंकि सोनिया गांधी के खिलाफ अब तक 4 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। दिल्ली के आईपी स्टेट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर की मांग की गई है। शिकायत में कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया गया है। आरोप है कि जानबूझकर कार्यक्रम में रुकावट डाली गई। सोनिया गांधी ने ऐसे इशारे किए जिन पर आपत्ति थी। शिकायत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का भी बयान सामने आया है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मामले को हम कोर्ट लेकर जाएंगे, ये भी कहा गया। कोर्ट में मामले को ले जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये तो दिल्ली की बात मैंने आपको बताई। उधर कर्नाटक में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने शिकायत दे दी है। बेंगलुरु और मंगलुरु में शिकायत देकर एक्शन की मांग की गई है, यानी कि कांग्रेस शासित राज्य में ही सोनिया गांधी पर एफआईआर हो, ऐसी मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत हुई है। वंदे मातरम के अपमान को लेकर कानून भी है। अब हाल ही में इसे संरक्षण देने वाला कानून पास किया गया, यानी कि इसको उसी तरह से इसके वही नियम और प्रोटोकॉल होंगे जो कि राष्ट्रगान के होते हैं। वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर संरक्षण। अपमान या गायन में रुकावट डालने पर सजा का प्रावधान है। 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान भी है। तो इसीलिए यह मामला इतना बढ़ गया है क्योंकि अलग अलग राज्यों में एफआईआर की मांग की जा रही है। और इसे लेकर कैसे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, जरा ये भी सुन लीजिए। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी, ये लोग मोटा मोटी देश का विरोध करने का मिशन ले चुका है। सोनिया गांधी जी ने जो व्यवहार किया वंदे मातरम को लेकर, इससे एक बात तो पूरा दिखाई देते हैं कि अगर भारत में कभी गलती से कांग्रेस आया तो भारत का हालत क्या होने वाला है।
कांग्रेस के कार्यालय में हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत दुखद है। आप जो है वो वंदे मातरम का इतना बुरी तरह से बेदर्दी और बेशर्मी के साथ अपमान करेंगे, ये देश को एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भारत की वंदना नहीं कर सकता है वो भारत के लोगों का कल्याण क्या करेगा, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। क्या इटली के अंदर कोई आदमी इटली के राष्ट्रगान का अपमान कर सकता है, राष्ट्रगीत का अपमान कर सकता है? बेनकाब हो गई है कांग्रेस, वंदे मातरम विरोधी है कांग्रेस। वंदे मातरम से गाने से उनका कंफर्ट लेवल बिगड़ जाता है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब आपने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कैसे बोल रहे हैं कि वंदे मातरम को रोकने की कोई मंशा नहीं थी, वहां तो कुर्सी लगाने की कोशिश हो रही थी खड़गे जी के लिए। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद तो खुलकर कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। उन्होंने कह दिया कि भले ही सम्मान में खड़े हो जाऊंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने आज खुलकर एक नए विवाद को भी जन्म दे दिया। इमरान मसूद का ये कहना कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी भी इससे सहमत है? अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जुड़ रहे हैं। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं क्योंकि इमरान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे पहले ये पूछूंगी क्योंकि आपने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। आप ये कह रहे हैं मैं नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। देखिए, बीजेपी इस वंदे मातरम के पर्दे के पीछे नहीं छुप सकती। नंबर एक बात, बीजेपी वंदे मातरम का पर्दा डालकर चाहती है कि देश के अंदर जो छात्रों का आंदोलन है उसकी धार कम हो जाए और छात्रों का मूवमेंट कमजोर पड़ जाए। तो बीजेपी इससे निकल नहीं सकती। और जहां तक मेरा सवाल है, मैंने कहा कि मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करता हूं और सम्मान करूंगा, सावधान मुद्रा में खड़ा रहूंगा निश्चित रूप से। लेकिन मुझे संविधान ने आज़ादी दी है कि मैं धार्मिक स्वतंत्रता अपनी बरकरार रखूं और अपनी इबादत अपने तरीके से करूं। मेरी इबादत का जो तरीका है आप उससे चेंज नहीं करा सकते मुझसे, ये मुझे संविधान कहता है। तो मैं संविधान का और कानून का सम्मान करता हूं, इसीलिए दोनों बातें कह रहा हूं। नहीं, आप दोनों बातें कह रहे हैं लेकिन आप राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में भेद कर रहे हैं। दोनों के लिए आपके लिए अलग अलग पैमाने हैं। मैं कब भेद कर रहा हूं? राष्ट्रगान गाते हुए, राष्ट्रगान मुझे कंठस्थ है, राष्ट्रगीत में खड़ा हो जाऊंगा, इतना ही तो फर्क है। नहीं, ये छोटा सा फर्क नहीं है ना भाई, ये छोटा सा फर्क का है। ये छोटा ही फर्क है, आपके लिए बड़ा फर्क। देखिए, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप नमाज पढ़ें, तो आप भी मुझे मजबूर नहीं कर सकते कि मैं ये अपने इबादत के तरीके को बदल लूं। नहीं, कोई आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं कह रहा है। नहीं, इसमें प्रार्थना नहीं, नहीं, इसके अंदर देखिए ये सजदा है। प्रार्थना कहाँ से है? नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, हम पढ़े लिखे लोग हैं। इसके अंदर सजदा है और सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा और किसी को नहीं हो सकता। इमरान जी, आप जो कह रहे हैं ना, जिस तरह से आप कह रहे हैं मैं नहीं खड़ा होऊंगा या मैं खड़ा रहूंगा लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ये सजदा है, तो आप तो ऐसा करके और लोगों को भड़का रहे हैं। तो भड़कते रहे जिसको भड़कना है। मुझे अपने, अरे किसी के भड़कने से थोड़ी ना मैं रुक जाऊंगा कि कोई भड़क रहा है। भाई मैं सम्मान करूंगा, मैं खुल के कह रहा हूं सम्मान करूंगा, राजगीत का सम्मान करेंगे। सम्मान और है भाई? कांग्रेस तो 1904 से अपने अधिवेशनों के अंदर इसको पढ़ती हुई आ रही है। कांग्रेस तो हमेशा पढ़ती है। पूरा नहीं पढ़ती है, कुछ छंद गायब है, पूरा नहीं पढ़ती है। वो छंद हम पढ़ेंगे नहीं। और फिर आप कह रहे हैं मैं सम्मान पूरी तरह से वो छंद पूरी तरीके से हमारी इबादत को इफेक्ट करता है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे। मेरा ये कहना है इमरान जी कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं गाऊंगा, ये एक प्रोटोकॉल, अब तो कानून है। आप नहीं पढ़ेंगे तो आप दूसरों को भी उकसा रहे हैं कि वो भी ना पढ़ें। मैं किसी को नहीं, देखिए मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे मेरी इबादत का तरीका मेरे संविधान ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरा खुल करके कहा है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता होगी, तो मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखूंगा और संविधान का पालन करूंगा। अगर ये मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस चुप क्यों है? देशव्यापी विरोध क्यों नहीं करती है इसके खिलाफ? किस बात के लिए विरोध करें? हमारे यहां तो ये गाया जाता है। राहुल जी ने तो हमेशा कहा है कि हम लोग आजादी के, ये जो हमने आजादी हासिल की थी, ये आजादी बंधनों में बंधने के लिए नहीं थी। इस देश के अंदर इस सेक्युलर स्ट्रक्चर को जो बचाया गया, बनाया गया, वो जिस देश के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, विभिन्न जातियों के लोग निवास करते हों, उनकी अलग अलग परंपराएं हों,
सबको एक सूत्र में पिरोना काम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किया, और हम संविधान के अनुरूप बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। देश की संसद ने इसे कानून का रूप दिया है, तो संविधान के खिलाफ तो ये हो नहीं सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर कांग्रेस का एक बड़ा सांसद, आपके जैसा सांसद ये कह रहा है कि मैं नहीं गाऊंगा और मेरे धर्म के खिलाफ है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को शायद इसके खिलाफ एक आंदोलन, एक विरोध दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि वहां तो कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि पूरा गाया जाएगा। तो ये आपको सोचना है और अपनी पार्टी के अंदर सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, दिमागी नक्सल पर कैसे सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और उसके बाद कैसे उस पर सियासत हावी हो गई है। दिमागी नक्सल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश की चुनौतियों का जिक्र करते हुए बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, देश को इनसे सतर्क रहने की सलाह दी थी। इसके बाद देश भर में इस पर कैसे बयानबाजी और सियासत शुरू हुई, हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का वो बयान जरा सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से नक्सलवाद का जिक्र किया था। नक्सलवाद मुक्त हो गया देश, लेकिन सियासी दिमागी नक्सल अभी भी देश में मौजूद है। अब प्रधानमंत्री की स्पीच के इसी हिस्से पर विपक्षी दल आग बबूला हो गए। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम सामने आए, उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल बता दिया। महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब अब दिमागी नक्सल वाली लड़ाई में कूद पड़े और खुद को दिमागी नक्सल साबित करना चाह रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री ने जब किसी का नाम नहीं लिया, तो उसके बावजूद ये नेता क्यों खुद को दिमागी नक्सल बता रहे हैं। प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले कमेंट पर विवाद ऐसा बढ़ा कि विपक्ष का नेता एक एक करके सामने आने लगे। प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कह दिया, मैं दिमागी नक्सल हूं। उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा, दिमागी नक्सल बनकर गर्व हो रहा है, पी चिदम्बरम कह रहे हैं। बीजेपी पहले अर्बन नक्सल कहकर गाली देती थी, दिमागी नक्सल बीजेपी की गालियों का नया रूप है, ये कह रहे हैं चिदम्बरम। महबूबा मुफ्ती भी इस लड़ाई में कूद गई, उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल कह दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की तो मैं समर्थक हूं, तो मैं भी दिमागी नक्सल हुई। उधर अरविंद केजरीवाल भी इस लड़ाई में आ गए, उन्होंने भी खुद को दिमागी नक्सल कह दिया। आज भगत सिंह को भी दिमागी नक्सल कह दिया जाता इस सरकार में, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। यहां तो जो भी सवाल उठाता है उसे दिमागी नक्सल कह दिया जाता है, ये कहा अरविंद केजरीवाल। अब प्रधानमंत्री ने स्पीच में दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया था, लाल किले से देश को दिमागी नक्सलों से सतर्क रहने के लिए कहा था। लेकिन इन सब के बीच ये मामला कैसे तूल पकड़ रहा है, वो भी सुनिए। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मैं अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं। मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। प्रधानमंत्री जी को अपने इर्द गिर्द जान, और अगर सफाई करनी है ना तो अपने इर्द गिर्द से सफाई करिए। चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। अभी तो उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं,
दिमागी नक्सली किसको कहा? सच सामने ले आए या इनसे सवाल पूछे या अपने अधिकार के लिए लड़े, ये इसको आतंकवादी, नक्सल, खालिस्तानी सब बता देते हैं। ये दिमागी नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका करीब करीब सफाया हो चुका है। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती महबूबा, क्योंकि इनका दिमाग वही अर्बन नक्सल वाला। चिदम्बरम साहब कल लगातार आप कह रहे थे, आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो हैं। प्रधानमंत्री की दिमागी नक्सल वाली बात पर विपक्ष के नेताओं के रिएक्शन आने शुरू हुए। अब इनके नाम नहीं लिए थे, लेकिन उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल बताना शुरू कर दिया। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आकर दिमागी नक्सल का अर्थ समझाया। उन्होंने आसान शब्दों में यह बताने की कोशिश की कि दिमागी नक्सल कौन है। माओवादियों का समर्थन जो लोग करते हैं, जो लोग भारतीय संविधान नहीं मानते, जो लोग अलगाववादियों का साथ देते हैं, अनुच्छेद 370 के समर्थक हैं और चिकन नेक यानी पूर्वोत्तर का जो इलाका है उसे काटने की बात करते हैं, ये सब भारत के विभाजन की मंशा रखते हैं, भारत में अराजकता चाहते हैं, इसीलिए ये दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल कौन है? जो कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए बात करते हैं, ये जो चिकन नेक काट के नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से अलग करने का बात करता है, या जो सीआरपीएफ, पुलिस, आर्मी मरने से जो डांस करते हैं, रात भर पार्टी करते हैं, ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग तो अर्बन नक्सल है, यही तो दिमागी नक्सल है। तो उनको जो समर्थन करता है, उनको सोचना चाहिए ना कि देश का नमक खा करके आप देश के खिलाफ बात करते हैं। अब आपको ये बताऊं कि जहां एक तरफ किरण रिजिजू ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन है दिमागी नक्सल, क्योंकि विपक्ष ने इसे कुछ इस तरह से पेश कर दिया कि जो सरकार से सवाल पूछे वो दिमागी नक्सल, और इसीलिए किरण रिजिजू को आकर कहना पड़ा कि जो अराजकता फैलाने की मंशा रखते हैं वो दिमागी नक्सल है। अब पीएम की दिमागी नक्सल वाली स्पीच पर सियासत कैसे तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के बयान पर सियासी अटैक की कोशिशें तेज हो गई। इंस्टाग्राम, एक्स पर इससे जोड़कर कई पेजेस बना दिए गए। हर पार्टी के नाम में दिमागी नक्सल पार्टी शब्द जोड़ दिया गया। दिमागी नक्सल जनता पार्टी से सबसे ज्यादा फॉलोअर भी जुड़ गए। प्रोफाइल में नारा लिखा, सोचो, शोध करो, प्रतिरोध करो। इंस्टाग्राम पर एक दिन में इससे 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए। फिर देखते ही देखते सारे फॉलोअर्स अचानक गायब भी हो गए। अब अकाउंट किसने चलाया, कौन है जिसने इसकी शुरुआत की, उनकी पहचान उजागर नहीं हुई है, लेकिन सियासत जोरों से हो रही है। प्रधानमंत्री का बयान आने के बाद जिस तरह से विपक्षी दलों की तरफ से बयान आए और जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिमागी नक्सल पार्टी के नाम से हैंडल्स और पेजेस बनने लगे, उसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो गुरु स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि बौद्धिकता का अराजक होना अलोकतांत्रिक होता है। लोग बौद्धिक दृष्टि से वितंडा, बौद्धिक अराजकता देश में फैलाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी तो राजनीतिक स्टेटमेंटों के पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बौद्धिक अराजकता ये अलोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात कही तो नक्सल के नाम पर राजनीति हावी हो गई। लेकिन इस देश को भूलना नहीं चाहिए कि भारत को करीब 6 दशक के बाद नक्सलवाद से छुटकारा मिला। इसमें बेगुनाहों और जवानों का खून भी शामिल है। तमाम सरकारें आई गईं, नक्सलियों के खिलाफ रणनीतियां बनाती रहीं, लेकिन नक्सल मुक्त नहीं कर पाई। और नक्सलवाद से मुक्त होना, नक्सलवाद से ज्यादा जाने गई बनिस्बत आतंकवाद से, लेकिन इसके बावजूद भी दिमागी नक्सली कहकर आगे आने को लेकर एक तरह का हमला जारी है। क्या हमने मजाक बना दिया है दिमागी नक्सलवाद? अमित शाह की नक्सल विरोधी मुहिम किस तरह से कामयाब रही, ये भी आपको बताती हूँ। यूपीए शासन में देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित हैं। यूपीए शासन में नक्सली हमलों के 16,463 मामले आए और कई जवानों की मौत हुई। नक्सली नेपाल से आंध्र तक रेड कॉरिडोर बना चुके थे। 2014 में एक बड़ी मुहिम शुरू की गई।
सरकार ने आक्रामक और निर्णायक रणनीति बनाई और एक तरह का लक्ष्य रखा कि इस देश को नक्सल मुक्त भारत बनाना है। सुरक्षा बलों को नक्सलियों से निपटने की खुली छूट दे दी गई। केंद्रीय बलों ने राज्य पुलिस के साथ तालमेल बढ़ाया। नक्सली इलाकों में 200 से ज्यादा फॉरवर्ड कैंप्स बनाए। सैटेलाइट मैपिंग, इंटेलिजेंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अलग अलग ऑपरेशंस में बड़े नक्सली मार गिराए। समर्पण करने वाले नक्सलियों को फिर से बसाया गया और इस तरह दशकों पुरानी नक्सल समस्या की कमर टूटी, जिसने कितने मासूमों का खून बहा दिया था। और इसीलिए कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल जैसे शब्द को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसे राजनीति का टूल तो कतई नहीं बनाया जा सकता। और अब बात करती हूं एक और बड़ी खबर की, जिस पर माइक ऑन कर रही हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नवीन टीम, आज उसका ऐलान हो गया और जिसमें जो बड़े बड़े चेहरे हैं एक एक करके आपको बताती हूँ इस टीम की खासियत क्या है और आने वाले समय में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के 65 धुरंधर कैसे काम करने वाले। अपने पद संभालने के 209 दिन के बाद आज 65 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें राम माधव को उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी को महासचिव बनाकर वापस लाया गया। तो ये जो बड़ी घोषणा आज हुई है बीजेपी की इस नई टीम को लेकर, उसमें महत्वपूर्ण है जेनजी यानी कि युवा चेहरों को शामिल करना, एक बदलाव के जरिए राजनीति को आगे बढ़ाना और महिला प्रतिनिधित्व तकरीबन 33% करना। ये महिला रिजर्वेशन के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाता है। तो ये संदेश जो आप 3 देख रहे हैं, ये आज की इस नई टीम के जरिए बीजेपी ने देने की कोशिश की है। अब आपको जल्दी से पहले वो चेहरे दिखा देती हूं जो चेहरे इस नई टीम में शामिल हैं। अब ये देखिए, सबसे पहला चेहरा वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान से आती हैं। अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व भी देखते जाइए आप। वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से आते हैं, वो भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दिल्ली से राम माधव, उड़ीसा से बैजंत पांडे, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। आंध्र प्रदेश से डी पुरंदेश्वरी आती हैं। यूपी से रेखा वर्मा, जो कि नितिन नवीन की नई टीम में उपाध्यक्ष हैं। गुजरात से वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया। और महाराष्ट्र से भारती प्रवीण पवार, पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल और इसी के साथ मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य और कर्नाटक से एम नागराज, उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर को उपाध्यक्ष बनाया गया है और पश्चिम बंगाल से मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये नितिन नवीन की टीम के नए चेहरे हैं। अब आप राष्ट्रीय महामंत्रियों की लिस्ट भी देख लीजिए। राष्ट्रीय महामंत्रियों की लिस्ट में सबसे पहले विनोद तावड़े का नाम आ रहा है, महाराष्ट्र से आते हैं। दिल्ली से सुनील बंसल आते हैं, वो एक बड़ा चेहरा जो संगठन में रहे भी हैं। और त्रिपुरा से बिप्लब देव, उनको भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। यूपी से स्मृति ईरानी का कमबैक हुआ है। राजस्थान से सतीश पूनिया इसमें शामिल है और मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। यूपी से हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वहीं हरियाणा से संजय भाटिया भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। तो यह आपने देखा कि नितिन नवीन की नई टीम के कुछ बड़े चेहरे टीम घोषित होने के बाद कैसे बीजेपी के बड़े नेता नए सदस्यों को बधाई दे रहे हैं, ये भी देखिए। ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं। मेरी ओर से सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार टीम। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बीजेपी का नेशनल टीम का सूची जब पब्लिश हुआ तो बहुत अच्छा लगा। तो अब आपको यह भी बता देती हूं कि नितिन नवीन की टीम की बड़ी बातें जरा देखिए। 2029 के चुनाव को ध्यान में रखकर इस नई टीम का गठन किया गया है। 13 उपाध्यक्षों में 6 महिलाओं को जगह दी गई है। कुल 12 महिलाओं को इस टीम में जगह दी गई है। अब टीम में 40 से कम उम्र के 6 सदस्य हैं। आप सोचिए, इसे एक युवा टीम के रूप में बनाया गया है। 40 से 49 की उम्र के इसमें 15 सदस्य हैं। 50 से 59 उम्र के 21 सदस्य इसमें शामिल हैं। 40% से ज्यादा सदस्य
वंचित समाज से भी हैं। तो ये नितिन नवीन की नई टीम के बारे में बता रही हूँ। 3 पूर्व सीएम राष्ट्रीय टीम में शामिल हैं, 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स। राम माधव की राष्ट्रीय टीम में वापसी हो गई है। संबित पात्रा नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। अमित मालवीय को नई टीम में जगह नहीं मिली है। तो जो मीडिया सेल के प्रभारी थे, हेड थे अमित मालवीय, वो अब इस टीम में शामिल नहीं है। अब आपको ये भी बताती हूं कि इस नई टीम में कई बड़े चेहरों की वापसी हुई। आपको ये बताऊं कि कैसे इस टीम में दीपक संभालेंगे आईटी सेल। बीजेपी ने दीपक महस्के को आईटी सेल प्रभारी बनाया है। दीपक महस्के मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। 15 साल से पार्टी के आईटी सोशल मीडिया का हिस्सा रहे। बिहार बंगाल चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेन संभाला। छत्तीसगढ़ चुनाव में भी सोशल मीडिया कैंपेन देखा। डिजिटल नेटवर्क तैयार करने के माहिर माने जाते हैं। अब अमित मालवीय की जगह जिन्हें जगह दी गई है वो ये हैं जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, दीपक महस्के। बूथ स्तर के लिए रणनीति बनाने का अनुभव भी रखते हैं। चुनावी डेटा जुटाने और उसके विश्लेषण के एक्सपर्ट हैं। लाभार्थी योजनाओं के भी डेटा स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। केमिस्ट्री से मास्टर्स किया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में ये काम कर चुके हैं और अब बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट इन्हीं के नेतृत्व में चलेगा। अब नई जिम्मेदारी मिलने पर टीम के सदस्यों का कहना क्या है, जरा सुनिए। जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और प्रण प्राण से सोशल मीडिया के माध्यम से हम और हमारी पूरी टीम इसमें काम करेंगे। और मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय टोली में रखा गया है, राष्ट्रीय टीम में रखा गया, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। जो भी संगठन का निर्देश होगा उसको हम 100% सिचुएशन करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। पूरी कोशिश करूंगा कि पार्टी की अपेक्षाओं को मैं पूरा करूं। अब आपको यह भी बता देती हूं, क्योंकि राजनीतिक दल में जो भी उठापटक होती है, बदलाव होते हैं, वो किस तरह से अलग अलग गणित देखकर किए जाते हैं। तो इस बार आपको बताऊं कि राज्यों के प्रतिनिधित्व को किस तरह से ध्यान में रखा गया है। दिल्ली से 10 चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश से 8, मध्य प्रदेश से 6 और महाराष्ट्र से 5 चेहरे इस नई टीम में शामिल हैं। राजस्थान से 4 है, उत्तराखंड से 4, गुजरात से 4 और बिहार से 3 चेहरे यहां शामिल हैं। उड़ीसा से 2, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, इन चारों राज्यों से 2-2 चेहरे नितिन नवीन की नई टीम में है। केरलम से 2, छत्तीसगढ़ से 2, पंजाब और कर्नाटक से 1-1 चेहरा इस टीम में शामिल है। तो ये है नई टीम। अब आपको यह भी बताऊं कि एक चेहरा जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा रही इस दौरान, स्मृति ईरानी की तस्वीरें चलाइए। स्मृति ईरानी जो कि एक ऐसा चेहरा रही जिन्होंने पिछले कई सालों में बीजेपी के लिए काम भी किया और पार्टी में अपने लिए एक जगह भी बना ली। तो स्मृति ईरानी की वापसी हुई है इस नई टीम में। तो स्मृति ईरानी के वापसी के साथ ही उनकी जिम्मेदारियां पार्टी संगठन में एक बार फिर से बढ़ गई। 2024 लोकसभा चुनाव में हार के बाद स्मृति ईरानी मोदी सरकार से बाहर हो गई थी। करीब 26 महीने बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी के साथ संगठन में उनकी वापसी हुई है। अब बंगाल चुनाव में उनकी आक्रामक कैंपेनिंग और वहां मिली जीत के बाद संगठन में उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। सियासी संकेत मिल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी का आभार भी जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय महामंत्री जैसी असाधारण जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये कार्यकर्ता केंद्रित व्यवस्था की एक अनूठी मिसाल है। तो आपको बताऊं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महामंत्री बनाया गया है। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है, शानदार वक्ता है। अब तक 5 बड़े मंत्रालय संभालने का उनका अनुभव रहा है। उन्होंने एचआरडी मंत्रालय संभाला है, कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली है, सूचना मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी वो रही हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का कार्यभार भी वो संभाल चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी को हराया था और 2024 में अमेठी में कांग्रेस के उम्मीदवार से वो हार गई थी। अब चुनावी हार के बाद भी यूपी में लगातार वो एक्टिव रही। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। युवा महिला मतदाताओं के बीच उनकी एक अच्छी पहचान है। चुनाव में पार्टी के लिए माहौल बनाने में वो काफी मददगार होंगी और राजनीति में आने से पहले वो एक टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, ये आप सब जानते हैं, तो उनकी एक लोकप्रियता भी अलग स्तर पर है। लेकिन इसी के साथ साथ पार्टी के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उसी की वजह से उनकी वापस संगठन में री एंट्री हुई है। अब आपको ये भी मैं बता रही हूं कि इस नई टीम में कैसे 2027 का भी गणित शामिल है। 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने, तो उत्तर प्रदेश का भी गणित इसमें ध्यान में रखा गया है। नितिन नवीन की नई टीम में यूपी का कैसे दबदबा नजर आता है। 27 को देखते हुए यूपी को खास तवज्जो दी गई है। दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। नई टीम में यूपी से 8 नेताओं को जगह मिली है। 2 उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और तारिक मंसूर। रेखा वर्मा कुर्मी समाज से आती हैं। संगठन का अनुभव उन्हें है। तारिक मंसूर मुस्लिम चेहरे के तौर पर सक्रिय हैं। 2 महामंत्री हैं, हरीश द्विवेदी और स्मृति ईरानी। दोनों के पास संगठन और राजनीति का अनुभव है। 2 मंत्री भोला सिंह और संगीता यादव हैं। डॉक्टर भोला सिंह दलित समुदाय से आते हैं और पश्चिमी यूपी में राजनीतिक पकड़ उनकी मानी जाती है। संगीता यादव को यादव चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। ओबीसी अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान भी उत्तर प्रदेश को ही दी गई है। अमरपाल मौर्य बने हैं ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष। कुशवाहा समाज से आते हैं और राज्यसभा सदस्य भी हैं। उधर कुंवर बासित अली अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष, बीजेपी के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों में से गिने जाते हैं। तो आपको ये भी बताऊं कि 8 नेताओं में 3 महिला नेताओं को भी जगह मिली है। युवा, ओबीसी और महिलाओं पर खास फोकस इस नई टीम का रहा है। तो 2027 के लिहाज से काफी अहम हो जाती है नितिन नवीन की ये नवी टीम। और माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक बार फिर रात 8 बजे।